नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज की क्लास 97 नंबर। कहते हैं ना कि जब कोई भी क्रिकेट आपने देखा होगा, शतक के नज़दीक पहुंचते हैं ना, तो कई कुछ खिलाड़ी तो होते हैं वो स्पीड से बना लेते हैं, लेकिन समय को देखते हुए अगर यही समय चल रहा होता वैकेंसीज का, जब मान लो एग्जाम का समय चल रहा होता, तो निश्चित रूप से, यानी कह सकते हैं वनडे चल रहा होता, T20 चल रहा होता, तो हम अब तक 100 क्लास कर चुके होते। लेकिन चूंकि जब तक विज्ञप्ति नहीं आती तब तक टेस्ट मैच चल रहा है, इसीलिए हम भी आराम से बढ़िया क्लासेस देने का प्रयास कर रहे हैं। और आज की क्लास जो है वो प्योरली साधारणीकरण को लेकर, यानी ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक ही है। बढ़िया क्लास करवाएंगे। और ये टॉपिक वैसे इसकी चर्चा काफी पहले हो चुकी है, जब मैंने आपको रस निष्पत्ति करवाई थी। इसके अलावा विज्ञप्ति को लेकर भी खूब मैसेज आते हैं कि सर विज्ञप्ति कब तक आ जाएगी, आचार संहिता लगने वाली है। देखो, जहां तक मैं समझता हूं, विज्ञप्ति तो यूं है कि आज शाम को आ जाए, कल सुबह आ जाए, यूं चल रही है। आने को अभी मैं बोल रहा हूं 5 मिनट बाद वैकेंसी आ जाए, इस तरह से चल रही है विज्ञप्ति जारी होना। लेकिन अब वो थोड़ा सा नजदीक, आचार संहिता के नजदीक ले जाके करना चाहते हैं। सरकार की अलग अलग मंशा होती है। अब इसको लेकर जो है, मान लो कई जगह मैं काफी वीडियोज आने स्टार्ट हो चुके हैं यूट्यूब पे, मैं देख रहा था, आज भी काफी देखे थे मैंने आचार संहिता को लेकर। तो आचार संहिता तो लगनी है, तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वैकेंसीज भी आएगी। आप मोस्टली जो हिंदी से बिलोंग करते हैं वही आएंगे इस क्लास में, मुझे पता है। मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं, दुनिया के पास टारगेट हो ना हो, आपके पास टारगेट है। और आपके पास टारगेट क्या है? आपके पास टारगेट है दिसंबर का। आपके पास टारगेट है दिसंबर का। दिसंबर में नेट का एग्जाम होने वाला है। और ये नेट का एग्जाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप में से कईयों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर रखा है और नेट नहीं हो रखी है। ये नेट का एग्जाम, आपका साहित्य कंप्लीट हो चुका है, आपका काव्य शास्त्र भी कंप्लीट हो चुका है, भाई होने पे ही है, मतलब 5-7 क्लास और बची होगी। तो यानी साहित्य, काव्य शास्त्र काफी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेट में व्याकरण कुछ खास आती नहीं है, गद्य विधाएं वगैरह सब कुछ हो चुका है। और कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कुछ रचनाएं लगती है, उनके अंदर पात्र वगैरह के जो पूछे जाते हैं, वो क्लासेस भी मैं अलग से रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो अपने पास तो एक टारगेट है ना दिसंबर तक का, कि चलो नेट नहीं, अपन जेआरएफ की ट्राई करते हैं बढ़िया तरीके से, है कि नहीं? तो अपने भटकना नहीं है विज्ञप्तियों को लेकर। संशय ज्यादा मान लो आप इधर उधर देखोगे और सोचोगे कि अरे फलाने सर ने ऐसा, सबकी अलग अलग राय होती है। निश्चित रूप से कुछ बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं, और कि भाई आपको क्या करना चाहिए, कुछ आपको मोटिवेट भी करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन ज्यादा देखने से दिमाग अपसेट होगा। आपके पास लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य बढ़ते चलें। और एक चीज मैं बहुत पहले बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, कि जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, अभी इन दिनों में जुड़े हैं, काफी स्टूडेंट जुड़े हैं, लगभग 2,500-3,000 स्टूडेंट और ऐड हुए हैं, मुझे जहां तक सारी सूचना मिलती है। वो बोल रहे हैं सर आपकी तो 96 क्लास हो चुकी है, अब हम क्या करें? देखो, आप एक नंबर से क्लास देखनी स्टार्ट करो, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दो, और बराबर मूल्यांकन करो। आज रीतिकाल का टेस्ट अपलोड हो चुका था सुबह ही जल्दी, और अब तक तो काफी स्टूडेंट दे चुके हैं। और मेरी ओर से बनाए हुए सबसे अच्छे टेस्ट में से एक रीतिकाल का टेस्ट भी बहुत मैंने 3-4 बार करेक्शन करके बनाया है। और सारे टेस्ट मैं खुद बनाता हूं, विशेष रूप से जो भी सर हेल्प करते हैं उन क्वेश्चंस में भी कुछ हटा कर कुछ लास्ट फाइनल जो है वो मैं करता हूं। मुझे लगना चाहिए पेपर में आने लायक प्रश्न है। और आपने टेस्ट दिया होगा, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो एक तरफ तो ये चलने दो, दूसरा तरफ अब जैसे 97 है, तो अब 98, 99 इसको कंटिन्यू कर लो। इसका फायदा ही होगा, इधर आपका सिलेबस कंप्लीट होता चलेगा, और यहां से आप जुड़े रहोगे ना 98, 99, तो आपके क्या होगा कि जो अपडेट है, मैं क्या कुछ नया करने वाला हूं, क्या कुछ लेकर आने वाला हूं, तो वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, सर नोट्स कहां मिलेंगे, सर टेस्ट सीरीज कहां मिलेगी, कैसे परचेज करें, इन चीजों को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहो। कई बार ऐप के अंदर टेस्ट नहीं खुल रहा, ऐप को अपडेट कर लो, एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर दो। नंबर याद रखो, स्टूडेंट इतनी गलतियां कर रहे हैं ऐप के अंदर, मतलब जिस नंबर से कोर्स परचेज करते हैं वो नंबर तो देखते नहीं है, दूसरे नंबर से करते हैं, फिर बोलते हैं सर मैंने तो उस नंबर से लिया था। तो इससे क्या होता है, हमें दिक्कतें होती है। अब कई स्टूडेंट्स के क्या 2, 4, 5 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं टेस्ट में, इसका क्वेश्चन कौन सा है, इसका प्रमाण दो। देखो, हम प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं है, इस बात को दिमाग में बिठा लो आप, कि आपके अगर मान लो टेस्ट सीरीज में मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा हुआ है, तो आपका काम है रिपोर्ट करना। आप रिपोर्ट कर दो, उसके आंसर हम चेक कर देंगे। चेक करने के बाद अपडेट हो जाते हैं, उसके बाद व्यू रिपोर्ट में जाकर वापस देख लो। एक एक को प्रमाण, किसका आंसर सी कैसे होगा, मैं प्रमाण दो, बिल्कुल बाध्य नहीं है प्रमाण देने के लिए। ठीक है, व्यवहारिकता इस चीज में है
कि आपको वो क्वेश्चन बहुत जल्द मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा जहां पे आपको दिक्कत आ रही है। हमारी नजर एक एक क्वेश्चन पर है, एक एक स्टूडेंट पर है कि कौन कितना पढ़ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमसे क्या चूक हो रही है, चूक हो रही है तो सुधार करने का प्रयास है। लेकिन कई स्टूडेंट क्या है, परेशान करने के लिए फालतू इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये दो और ये क्वेश्चन गलत है, वो है, इसको थोड़ा क्वेश्चन को ऐसे दो वैसे दो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं और उसी तरह से करते रहेंगे। छोटी मोटी देखो, जो तुम खोजोगे वही मिलेगा, तुम कमियां खोजोगे कमियां मिलेगी, जो तुम अच्छाइयां खोजोगे अच्छाइयां मिलेगी। आज रीतिकाल का टेस्ट अगर कोई एक पर्सन की भी बुराई कर दे कि सर वो प्रश्न आपका अच्छा नहीं है, मतलब क्या बोलूं कि उसे इनाम दूंगा, ऐसा बोलूं? इतना अच्छा टेस्ट बनाया हुआ है, इतना अच्छा टेस्ट है, देखोगे जो जिन्होंने दिया है उनको आनंद आ गया होगा। तो थोड़ा सा अवेयर रहो और बढ़िया पढ़ते रहो। इसीलिए आपको 5-5 अटेम्प्ट दिए हैं ताकि बाद में 5-5 और दे पाएं। इसको अपडेट करेंगे तब पूरी करने के बाद, है ना। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे काव्य शास्त्र और साधारणीकरण। साधारणीकरण आप पहले पढ़ चुके हो। बोलो सर कैसे पढ़ चुके हैं? साधारणीकरण आप इस तरह से पढ़ चुके हो दोस्तों, हमने जब रस निष्पत्ति पढ़ा था तो काफी कुछ हमने पढ़ लिया था। अर्थात जब भावों के मतलब एक तरह से कुछ, कोई कहेगा भावत्व का साधारणीकरण होता है, कोई कहेगा कुछ और होता है। जब मंच पर कोई नाटक या मंचन चल रहा हो और नीचे बैठे दर्शक जो भाव वहां चल रहे हैं, मान लो कोई रो रहा है, कोई गुस्से में है, कोई हर्षित हो रहा है, वो भाव जब आप महसूस करने लगो, मूवी के अंदर जब मान लो किसी के मरने का सीन होता है, तो जब जैसे मान लो किसी माँ के पुत्र के मरने का जो सीन होता है, उसमें माँ अपने पुत्र के जो है शव को देखकर किस प्रकार विचलित हो जाती है, वही भाव जब आप महसूस करने लगो, या कोई माँ अपने बच्चे के को देखकर, बच्चे की जो हंसी ठिठोली, बच्चे की जो है एक्टिंग या बच्चे की जो हरकतें देखकर, है ना, नादानियां देखकर जब हर्षित हो उठती है, वात्सल्य से भरपूर हो जाती है, मतलब भर जाती है, तो वही वात्सल्य जब आप महसूस करने लगते हो, तो आप में एक के भाव जो है जब आप महसूस करने लगते हो, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? साधारणीकरण कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? साधारणीकरण। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि किस किसने क्या कहा है। साधारणीकरण यानी रस सिद्धांत का विषय, मतलब ये जो साधारणीकरण है ये प्योरली रस सिद्धांत का विषय है। किसका विषय है? रस सिद्धांत का विषय है। इस बात को पहला क्वेश्चन यही बनता है, किस सिद्धांत का विषय है? रस सिद्धांत का। दूसरी बात यह आती है कि आचार्य भट्टनायक मतलब इसको प्रतिपादित करने का जो श्रेय है वो भट्टनायक को ही जाता है। इसको जो प्रतिपादन का जो श्रेय है वो किसको जाता है? भट्टनायक को ही जाता है। इसमें भट्टनायक ने, आपको पता होगा कि भावकत्व जो है इसका साधारणीकरण माना था। ये हमने पहले बात की थी और उन्होंने परिभाषा लिखी थी कि भावत्व साधारणीकरणम तेनम ही व्यापारेण, भावत्व साधारणीकरण तेनम ही व्यापारेण विभावादय स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। ये परिभाषा के साथ इन्होंने भावत्व का साधारणीकरण माना था। अर्थात सामान्यकरण या साधारणीकरण को भावत्व भट्टनायक क्या कहते हैं कि रस की इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो विभावादि होते हैं, जो विभाव अनुभव, जो भी विभावादि होते हैं, आदि में सारे आगे का विशेष तो समाप्त हो जाता है। विभाव यानी कारण जिसे बोला जाता है, विभाव अनुभाव, इन सब का विशेष तो समाप्त हो जाते हैं। विशेष तो कैसे? जैसे ए जो है वो यशोदा है, यशोदा माता अपने बच्चे को लेकर, यानी यशोदा माता कृष्ण को लेकर जो भाव या वात्सल्य महसूस कर रही है, मां पुत्र में जो वात्सल्य है, वही भाव जब दर्शक जो है वही महसूस करने लगते हैं। यानी जो कृष्ण है वो अब उन्हें अपना ही पुत्र लगने लगता है। यानी वो कृष्ण को देखकर ऐसा सोचते हैं मेरा पुत्र है, और यशोदा नहीं लगती, बल्कि उन्हें लगता है कि मैं ही यशोदा हूं,
और वो पुत्र, मतलब जो भाव यशोदा को महसूस हो रहे हैं, सेम डिट्टो भाव किसको महसूस हो रहे हैं? दर्शकों में बैठी जो महिलाएं हैं उनको हो रहे हैं। तो यहां तक जो भाव थे वो तो थे विशेष, लेकिन जब आम दर्शक वही भाव यूज करने लग जाता है तो अब वो क्या हो जाते हैं? भाव हो जाते हैं साधारण, जिसकी प्रक्रिया को हमने क्या कह दिया? साधारणीकरण या सामान्यकरण। इसमें क्या होता है? भावों का विशेषत्व तो समाप्त हो जाता है, कोई विशेष नहीं। अगर आप बस के अंदर बैठ गए, चाहे आप एमएलए हो, चाहे आप एमपी हो, चाहे आप मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, XYZ कोई भी हो, अगर आप एक रोडवेज बस में सीट पर बैठे हो और आपके साथ साथ और भी जो दर्शक बैठे हैं, तो अब आप वीआईपी नहीं हो, एक तरह से आप सीट पे बैठ गए, आप मतलब सब बराबर हो गए, अब आप यात्रीगण कहलाओगे। बस के यात्री ध्यान दे, ट्रेन के यात्री ध्यान, सेम वही चीज यहां हो रही है और वे सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। वो भाव जो यशोदा माता कृष्ण को देखकर महसूस कर रही है, वो भाव अब आम महिलाएं भी महसूस कर रही है। तो अब वो भाव विशेष नहीं रहा, वो भाव क्या हो गया? एकदम साधारणीकरण हो गया। साधारणीकरण को लेकर बहुत से विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, उनमें से आप देखते हैं कुछ व्याख्याकार एवं उनके मत देखते हैं। जैसे भट्टनायक से ही बात करते हैं अपन स्टार्ट से। भट्टनायक ने भावत्व को साधारणीकरण माना है। इन्होंने साधारणीकरण की परिभाषा देते हुए लिखा है कि भावत्व साधारणीकरण तेनम ही व्यापारेण विभावादय स्थायी च साधारणी क्रियन्ते। अर्थात ये जो भावत्व होता है इसी का साधारणीकरण होता है और इस व्यापार से विभावादि और स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। यानी जो भी स्थायी भाव होते हैं, विभाव आदि होते हैं, उन्हीं का साधारणीकरण होता है और दूसरा विशेषत्व समाप्त हो जाता है। विशेषत्व समाप्त हो जाता है। साधारणीकरण के कारण ही शकुंतला आदि विशेष पात्र, कामिनी आदि सामान्य, मतलब जब कई बार जैसे मान लो आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, जब थिएटर के अंदर जैसे सनी देओल हैं, अभी गदर 2 काफी चर्चा में रही थी, तो उस वक्त मान लो जो उनके फैंस होते हैं वो जब गदर 2 देख रहे हैं और पाकिस्तान का जहां नाम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद सनी देओल के डायलॉग जो पाकिस्तान के विरुद्ध बोलते हैं, वो जो दर्शक देख रहे हैं वो इतने जोश में आ जाते हैं कि वो बस मार दे, सनी देओल मार, तू मार, बस वो अपने आप, और हाथ उनके चलने लग जाते हैं। यानी वो सनी देओल की जो भाव है वहां पर, वो अपने आप को ही सनी देओल मानने लगते हैं, बस उसके विरुद्ध वो अपने आप को ही मानने लग जाते हैं। साधारणीकरण के कारण शकुंतला आदि, और कई बार ऐसा होता है कि साधारणीकरण इतना हो जाता है कि कई बार शकुंतला जो है वो उन्हें विशेष पात्र नजर नहीं आती, बल्कि उन्हें एक कामिनी स्त्री के रूप में नजर आती है और खुद को वो क्या समझते हैं? कामिनी आदि सामान्य पात्र के रूप में प्रतीत होने लगती है। यानी वो खुद को दुष्यंत समझने लगते हैं कि मैं ही दुष्यंत हूं, है ना, बाहुबली देखकर मैं ही बाहुबली हूं। जब आप विशेष पात्र जो हैं खुद को ही विशेष मानने लगो, यानी विशेष पात्र के भावों को आप महसूस करने लगो और आपको सामने वाला विशेष न लग के एकदम साधारण लगने लग जाए, यानी यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? साधारणीकरण। इसमें क्या होता है? साधारणीकरण से पहले दर्शक दुष्यंत, शकुंतला, राम, सीता आदि को व्यक्ति विशेष के रूप में ही ग्रहण करता है। सबसे पहले जब हम देखना स्टार्ट करते हैं या कोई विशेष व्यक्ति होता है तो हम उसको विशेष के रूप में देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो हमारे रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और सतोगुण की अवस्था में क्या हो जाता है? साधारणीकरण। साधारणीकरण होगा सतोगुण की अवस्था में ही होगा, उससे पहले कभी नहीं होगा। जब अभिनव गुप्त से पूछा जाता है कि साधारणीकरण के बारे में इनका क्या कहना है, तो ये कहते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? पहले स्तर पर तो विभाव आदि का व्यक्ति विशिष्ट संबंध छूट जाता है। सेम वही बात कह रहे हैं कि सबसे पहले जो विशेष संबंध होता है, यानी वो पात्र उन्हें विशेष नजर नहीं आते हैं, सबसे पहले विशेषत्व तो समाप्त होता है। उसके बाद सामाजिक, यानी जो दर्शक है उसका व्यक्तित्व बंधन नष्ट हो जाता है। अब वो अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझता है, बल्कि वो भी क्या अपने आप को, जैसे महिलाएं हैं वो अपने आप को यशोदा समझने बैठी, जो वहां पे कुछ जो युवा हैं वो अपने आप को दुष्यंत समझ बैठे, शकुंतला को बचाने के लिए मान लो जैसे वो खुद जो है जा रहे हैं, उन्हें कामिनी स्त्री के रूप में नजर आती है। जैसे नीचे एक काफी व्याख्या अच्छी कर रखी है कि अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण हो जाने पर विभाव आदि, ममत्व और परत्व की भावना समाप्त हो जाती है। मतलब ये मेरा है, ये दूसरे का है, वो समाप्त हो जाती है। जैसे शकुंतला दुष्यंत की है, उन्हें फिर शकुंतला दूसरे की है, मेरी नहीं है, नहीं, उन्हें फिर शकुंतला अपनी ही नजर आती है। ममत्व, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, जो मेरा तुम्हारा है, मेरा पराया की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। साधारणीकरण की अवस्था में क्या होता है?
भावों की अनुभूति होती है। मैं कब से एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं कि इसमें भावों की अनुभूति होती है। जो भाव मैं महसूस कर रहा हूं ना, वही भाव आप महसूस करोगे। पढ़ाते समय मान लो मैं कोई भाव, कोई कविता आपके सामने, कोई पंक्तियां रखता हूं, और जो भाव मैं महसूस कर रहा हूं, अगर आपने भी सेम वही भाव महसूस करने शुरू कर दिया, मान लो मैं कई बार कोई भावुक बात करता हूं जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाने लगते हैं, ठीक है, या आप भी इमोशनल हो जाते हो, तो किसी बात को लेकर मैं इमोशनल और बड़ी भावुकता से मैंने वो बात आपके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत की कि आप लोग भी उसको सुनकर भावुक हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने आपके और मेरे बीच में साधारणीकरण हो गया। अब आपको मैं विशेष नजर नहीं आ रहा, बल्कि आपने मेरे भावों की क्या कर ली, अनुभूति कर ली, और हम दोनों में क्या हो गया, साधारणीकरण हो गया। अब आप मतलब जो भाव मेरे मन में थे, जो सोचकर मैं भावुक हुआ, सेम वही थिंकिंग आपकी हो चुकी है। यही साधारणीकरण होता है। परंतु यह भाव किसका है, इसका कोई ध्यान नहीं रहता। विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव एवं सामाजिक दर्शक की अनुभूति का भी साधारणीकरण होता है। मतलब केवल विभावादि का साधारणीकरण नहीं होता, बल्कि जो दर्शक, सामाजिक दर्शक की जो अनुभूति है, उसका भी साधारणीकरण होता है। ये बात कौन कहते हैं, अभिनव गुप्त कहते हैं। रस निष्पत्ति पढ़ रखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिक्कत आएंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको थोड़ा सा अलग लग सकता है। विश्वनाथ कहता है परस्य न पश्यति ममेति न ममेति च तदात् स्वादे विभावादे परिच्छेदो न विद्यते। अर्थात विभावादि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप, मतलब यशोदा का पुत्र कृष्ण उन्हें पराया नहीं लगा, उन्हें अपना ही पुत्र लगने लग गया, ये है, ये भावना है। उन्हें कृष्ण अपना पुत्र लगने लग जाता है, उन्हें वो यशोदा का पुत्र नहीं लगता है। आपका पुत्र पास बैठा है लेकिन लेकिन उन्हें वहां पर वो कृष्ण को जो बांधा जा रहा है, यशोदा मैया जो है वो अपने बच्चे को लेकर मतलब थोड़ी दुखी भी होती है ना, कि बदमाशी करता है, उसे बांध रखा है ना। तो ये जो भाव जब वो महिलाएं महसूस करने लगती है तो ममत्व और परत्व की भावना समाप्त हो जाती है। विभावादि के संबंध में ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये दूसरे के हैं, ये दूसरे के नहीं हैं, इस प्रकार विशेषीकरण नहीं होता। इससे एक तो सिंपल सी बात समझ आती है कि सबसे पहले क्या होता है, विशेषत्व समाप्त होता है। साधारणीकरण में क्या होता है, विशेषत्व समाप्त होता है। देखो एक बात बता दूं आपको, ये जो पेपर, ये जो टॉपिक है ना, अभी जो 3-4 टॉपिक चल रहे हैं, इनमें इस टाइप से थ्योरिकल प्रश्न आएगा ना, तो आपको टॉपिक समझा हुआ होगा ना, तो ही काम कर पाओगे। आप केवल रट्टा मार से नहीं पार पड़ेगी, ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें विशेषत्व तो समाप्त होता है। दूसरा, इसमें क्या होता है, विभावादि का साधारणीकरण होता है, विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक बात हमने पढ़ी थी, इसमें ममत्व और परत्व की भावना समाप्त हो जाती है। देखो ये पॉइंट्स निकल रहे हैं, ये पॉइंट्स निकल रहे हैं कि विशेषत्व समाप्त हो जाता है, विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है ना, ममत्व और परत्व की भावना समाप्त हो जाती है ना। और इसमें एक और बात आई अभी कि हाँ, विशेषीकरण नहीं था। विश्वनाथ साधारणीकरण के प्रसंग में पाठक का आश्रय के साथ तादम्य स्थापित। अब ये भी एक पॉइंट बन गया कि इसमें पाठक एवं पाठक का आश्रय के साथ, पाठक का आश्रय के साथ जो है वो तादाम्य स्थापित हो जाता है, यानी तादाम्यकरण जो है वो हो जाता है। इसका मतलब वही है कि एक तरह से सामान्यकरण, जिसे साधारणीकरण बोल रहे हैं ना हम, तो एक तरह से क्या हो जाता है, सामान्यकरण हो जाता है। इस तरह से पॉइंट्स निकल रहे हैं, उन पॉइंट्स पर आपको विशेष फोकस करना है। केवल है ना क्लास को वीडियो ऑन करके और रख देने से क्लास तैयार नहीं होती है, इस बात को दिमाग में बिठा लें। क्योंकि जिस दिन मैं प्रश्न लेकर आऊंगा ना, उस दिन फिर कहोगे ये कैसे हो गया सर, इसमें सी, एक जो ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं ना, सर इसमें सी नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता क्या, ये क्या क्वेश्चन हुआ कि इसमें बी नहीं हो सकता क्या? अरे जो उत्तर है वही होगा ना, बी क्यों होगा? नहीं, हमें ऐसे लग रहा है, लगने से कभी नहीं होता कि हमें ऐसे लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, यानी आलंबन, जैसे इसकी व्याख्या नीचे पढ़ते हैं, आप कहोगे आलंबन, तो आलंबन उद्दीपन दो चीज होती है। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मान लो कोई भी भाव है, उसका विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, यानी जब तक कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई जाएगी, ऐसा भाव नहीं लाया जाएगा
जो सबको अपना, जैसे मान लो कुछ सैड सॉन्ग्स होते हैं, सैड सॉन्ग्स होते हैं, आप कभी नहीं सुनते ऐसे, लेकिन जिस दिन आपको मान लो कोई पीड़ा है, आप कहीं निकल रहे हो, टैक्सी में बैठे हो या कहीं हो, आप एकांत में चिंतन में हो, अचानक से वो गाना बजा, आपको क्या लगा, यार ये मेरी फीलिंग्स है। यानी किसी भाव को इस तरह से लाया गया कि सबको वो भाव अपना ही लगे, सबको वो भाव अपना ही लगे, तब उसी भाव का आलम्बन तो हो सके, आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रस बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इस रूप में लाया जाना साधारण, मतलब यहां पर यह कहते हैं कि आप जब किसी विषय को इस रूप में लेकर आते हो कि उसके आलम्बन का क्या हो सके, साधारणीकरण हो सके, है ना, सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमें रसबोधन की पूर्ण, जब तक वो भाव सभी सामान्य रूप से महसूस नहीं करेंगे, उसमें रस की उत्पत्ति नहीं होगी। रस की उत्पत्ति नहीं होगी, इसका मतलब साधारणीकरण नहीं होगा। बिना साधारणीकरण आप रस की अनुभूति नहीं कर पाओगे। आप में तमोगुण विद्यमान है, आप में तमोगुण विद्यमान है, आप में रजोगुण विद्यमान है ना, और आप यशोदा और कृष्ण के जो मंचन है उसको देखकर आप कह रहे हो, देख तुम मतलब एक्टिंग बहुत जोरदार करी है, मतलब आपको वो सिर्फ कला नजर आ रही है, अभी तक वो सिर्फ आपको एक्टिंग नजर आ रही है, लेकिन आपने उसको यूं नहीं समझा कि यार वास्तव में ये चीज जो है, मतलब ये खुद महसूस नहीं किया, वो जो माता और पुत्र के स्नेह या वात्सल्य को खुद ने महसूस नहीं किया, इसका मतलब तब तक उसमें रसबोधन की पूर्ण शक्ति नहीं है। रसबोधन की जब तक पूर्ण शक्ति नहीं होगी, साधारणीकरण कभी नहीं होगा। काव्य का विषय सदा विशेष होता है, ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि काव्य का जो सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, वो हमेशा विशेष होता है, सामान्य नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पॉइंट को देखेंगे तो 200 400 500 जने हैं जो इस पॉइंट्स को समझेंगे, बाकी तो सिर्फ क्लास देख के चले जाएंगे। और फिर कहते हैं सर हमने बहुत मेहनत की थी, हमारा सिलेक्शन, मैं फिर कह देता हूं, मैं 1 से लेकर 100 नहीं बल्कि इससे आगे 250 क्लास भी देख लो, तब तक इसका रिजल्ट, क्लासेस देखने से सिलेक्शन नहीं होता है। रोज 5-7 हजार 5-7 हजार तो देखेंगे, पेपर आने के बाद ये क्लासें 10-10 हजार से ऊपर चली जाएगी, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो इन चीजों को ढंग से समझकर आगे बढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। याद रखें, काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य कभी नहीं होता। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं लाता। याद रखें, काव्य का जो विषय होता है वो हमेशा विशेष होता है, वो व्यक्ति की जाति सामने नहीं लाता बल्कि व्यक्ति को खुद को सामने लाता है। यानी इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि वो किसको सामने, उसमें भाव महत्वपूर्ण होते हैं, भाव किसके हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो भाव विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय का आलंबन होती है, वैसे ही सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन होती है। भाई सिंपल सी बात है, आप चाहे पाठक हो या सुनने वाला हो, वो उस मतलब वो कब साधारणीकरण की अवस्था में जाएगा, जब जिस कवि ने उसे लिखते समय जो भावों से के साथ लिखी है, उन्हीं भावों को जब महसूस करने लगे और इतना खो जाए कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे वो भी नहीं पता चले, तब जाकर कहीं जो है साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच पाता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की ही रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। याद रखें, जो व्यक्ति है यानी वो जो ए है यानी यशोदा है, ये तो विशेष ही रहेगी, लेकिन जो भाव वहां से उत्पन्न हुआ वो सबके लिए क्या हो गया, वो एक ही भाव, श्रोता पाठकों मन में एक ही भाव का उदय, थोड़ा सबके मन में उदय हुआ, सबके मन में एक जैसा, ऐसा नहीं हुआ कि इसके मन में ज्यादा उसके मन में, ऐसा नहीं, सबके मन में एक ही जैसा उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब वास्तव में जो है मतलब पूर्ण शक्ति के साथ रस उद्बोधन करवाने का प्रयास किया गया है। शुक्ल जी जो हैं वो 2 प्रकार की रसानुभूति मानते हैं, एक मानते हैं उत्तम कोटि की रसानुभूति और एक मानते हैं मध्यम कोटि की रसानुभूति। 2 प्रकार की रसानुभूति मानते। उत्तम कोटि में क्या होता है, दोनों के बीच में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। अब आपको सर उत्तम कोटि में तादात्म्य कैसे स्थापित हो जाता है, देखो इस चीज को आप
थोड़ा सा इजी समझने का प्रयास करो। तो इतनी देर से जो हम बात कर रहे थे वो सारी उत्तम कोटि की बातें थी। उत्तम कोटि की बातें का मतलब ये हो गया कि दर्शक काव्य में वर्णित आश्रय के साथ, जो दर्शक होता है काव्य में वर्णित जो आश्रय होता है, आश्रय के साथ क्या कर लेता है, पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है, पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है। यानी इस उत्तम कोटि की जो रसानुभूति है इसमें विशेषत्व तो समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या समाप्त हो जाता है, विशेषत्व तो समाप्त हो जाता है। यह सबसे बड़ी बात है, समझ गए बात आप। और इसमें क्या होता है, चाहे मैं श्रोता कहूं या पाठक कहूं, वो मात्र शील दृष्टा बना रहता है, वो मात्र शील दृष्टा बना रहता है। यह मध्यम कोटि की होती है। श्रेष्ठ उत्तम कोटि की होती है जिसमें विशेष और जो सामान्य है वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, यानी सामान्यकरण की अवस्था में चले जाते हैं। नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण माना है। देखो प्रश्न कैसे आएगा, मतलब किस विद्वान ने, चाहे आगे मैंने एक साथ देने का प्रयास किया, किस विद्वान ने किस चीज को साधारणीकरण माना है, किस विद्वान ने आलंबन को साधारणीकरण माना है, किस विद्वान ने भावत्व को साधारणीकरण माना है, किस विद्वान ने जहां अपना और पराया की भावनाएं, समस्त भावनाएं समाप्त हो जाती है, मेरा तुम्हारा समाप्त हो जाती है, और उसके बाद विशेषत्व तो समाप्त हो जाता है, तब साधारणीकरण होता है। ये किसने माना है, तो विश्वनाथ साहित्य दर्पण में मानते हैं। तो इस चीजों को लेकर भी प्रश्न बनेगा और आगे क्लास के अंत तक चलें उसमें बढ़िया आपको पता लगेगा। इनके मत को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है। अब ये क्या कहना चाहता है, ये वही बात कह रहे हैं जो मैंने आपको पहले थोड़ी सी समझाने का प्रयास किया। कोई काव्य है, उस काव्य को लिखते समय, उस काव्य को लिखते समय कवि की जो अनुभूति थी, कवि की जो अनुभूति थी वह या उसका, उसी का साधारणीकरण होता है। उसी का साधारणीकरण होता है। आपने देखा होगा, मैं इसको अलग तरीके से बताता हूं, कई बार मरने पर किसी के घर में, मान लो किसी को देहांत होता है, तब हम मिलने जाते हैं, तब अपने रिश्तेदारों में भी मान लो कभी ऐसा कंडीशन हो जाती है तब मिलने जाते हैं। तो जिनके साथ अपने बहुत अच्छे संबंध रहे, उनमें से अगर भगवान ना करे किसी की मान लो डेथ होती है या हुई है, आज तक आपने महसूस किया, तब हम जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और वो जब है ना उनके बारे में बताते रोने लगते हैं, और उस वक्त आप उनके पास एकदम मतलब बैठे हैं और वो रोने लगते हैं, तो आप भी मतलब न चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और आप कुछ बोल नहीं पाते हो। ये क्या हुआ, ये सामान्यकरण कर लिया आपने उनके दुख का, उसके दुख का आपने सामान्यकरण कर लिया, और आप सेम वैसे ही वहीं वो रो रहा है वगैरह और आपका ध्यान मोबाइल में है, यार मुझे तो उसको 500 रुपये देने हैं, ठीक है, बीच में मन में तो ये दिमाग में ये चल रहा है, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं बहुत गलत हुआ, मैंने तो सुना तो बहुत दुख हुआ मुझे। ऐसे भी होते हैं, वो रोते नहीं है, वो रोते, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें दुख नहीं होता, मैं बात, वो रोते नहीं है और वो थोड़े बैठे ठीक साथ चलें, है ना, ऐसे भी ठीक साथ चलते हैं वगैरह, उनको आपके दुख का सामान्यकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, मैं उनके लिए भी नहीं कह रहा हूं जो केवल गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं, है ना। सामान्यकरण जहां होगा ना, वहां आप दूसरे के दुख की अनुभूति खुद कर लोगे। कवि ने जिस अनुभूति के साथ जो काव्य लिखा, उसी की अनुभूति को जब पाठक पाठक या श्रोता क्या कर लेता है, सामान्यकरण कर लेता है, यानी अनुभव कर लेता है, यानी सेम उसको महसूस करने लग जाता है, तब समझ जाओ वहीं पर जो है साधारणीकरण होता है ना। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो एक बात दिमाग में रखो, कवि होता है ना, कवि को हमेशा क्या होती है, लोक हृदय की पहचान रहती है।
कवि को लोक हृदय की पहचान रहती है। इसीलिए कवि वही लिखता है, कवि वही लिखता है, लोक हृदय की पहचान, कवि वही लिखता है जो लोग चाहता है, जो संसार के लोग चाहते हैं। और इसीलिए जब वो लिखता है, वो मार्केट में वो चीज आती है या उन तक पहुंचती है, तो वो एकदम उन्हीं भावों को क्या कर लेते हैं, साधारणीकरण कर पाते हैं, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, विषय का रूप तो अज्ञात ही रहता है। विषय जो होता है वो तो रूप अज्ञात रहता है, किंतु कविगण अपनी अपनी भावना के अनुरूप उसका वर्णन करते हैं। कवि की इसी भावना का क्या होता है, साधारणीकरण होता है। उसी बात की व्याख्या है और कुछ नहीं है। पाठक भी कवि की साधारणीकृत भावना का आस्वादन करता है। जो भावना कवि के हृदय में थी उसी भावना को महसूस करता है, और महसूस करके क्या करता है, उसका आस्वादन करता है, आनंद लेता है, जिसे हम आलम्बन कहते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा के ऊपर कहते हैं कि जिसे आप आलम्बन कहते हो, हम वास्तव में कवि की अनुभूति कहते हैं। यानी अब आपके क्या निकल के आई चीज, क्या निकल के आई चीज ये निकल के आई कि जहां आलम्बन को ही साधारणीकरण माना है, वो माना है रामचंद्र शुक्ल ने। जहां अच्छा, आलम्बन को कवि की अनुभूति किसने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने। साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, यह बात कौन कहता है, डॉक्टर नगेंद्र कहता है। तो वह वास्तव में कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप है और कवि की मानसिक सृष्टि है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो अभिनवगुप्त और भट्टनायक का प्रतिपाद्य है। भाई देखा जाए तो अभिनवगुप्त और भट्टनायक, ये दोनों विद्वान भी जो एक तरह से यही कह रहे हैं कि साधारणीकरण किसका होता है, कवि की अनुभूति का होता है। ये तीनों विद्वान लगभग एक ही तरफ से चले जाते हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं। यहां पर थोड़ा सा अलग आ जाता है, मतलब जो सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण मानते हैं, इसमें क्या होता है, वितर्क की दिशा में चित्त को वस्तु और वस्तु के संबंध में जो है, मतलब इसे यूं समझो, आप सरल तरीके से समझो कि सहृदय पाठक अथवा श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है। अब यहां उल्टा हो गया थोड़ा सा, क्या हो गया, ये कह रहा है सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त, साधारणीकरण इसका होता है। पहले तो ये पंक्ति आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस पंक्ति के बिना आप मतलब मान लो याद नहीं रही, पेपर में सीधा पंक्ति पूछी जाएगी आपको, है ना। इसमें क्या होता है, केवल वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु की प्रतीति होती है, बल्कि वस्तु के संबंध में ज्ञान नहीं होता। वस्तु के संबंध में मतलब वस्तु की प्रतीति होती है, वस्तु के संबंध और संबंधी की नहीं, वस्तु के संबंध और संबंधी की नहीं। ये थोड़ी सी परिभाषा की व्याख्या जो है वो निश्चित रूप से टफ है। अब इसको एक सरल तरीके से अगर समझने का प्रयास करें तो जो आलम्बन व्यक्ति होता है, आलम्बन आश्रय है ना, आलम्बन व्यक्ति संबंधों से मुक्त हो जाता है। कोई भी मान लो आलम्बन, आलम्बन समझते हो, हमने रस में पढ़ के आए आश्रय और विषय। आलम्बन व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर ही साधारण प्रतीत होने लगता है। जो आलम्बन, जो भी आश्रय विषय होते हैं, वो संबंधों से मुक्त होकर, संबंधों से मुक्त कैसे हो जाते हैं, यशोदा माता हमें अपनी माता नजर आती है, कृष्ण हमें अपना पुत्र नजर आता है, तो आलम्बन व्यक्ति संबंधों से मुक्त होकर क्या हो जाता है, साधारण प्रतीत होता है। और ये जो मुक्त होने का जो कार्य, ये मुक्त जो किया गया है, ये किसने किया, सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त ने उन्हें क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, और खुद को उस के रूप में ले गए, खुद को अपने आप को विशेष मानने लगे। एक तरह से क्या कह सकते हैं, खुद को विशेष मानने लगे। तो आलम्बन को साधारणीकरण शुक्ल मानते हैं, भावक्तों को भट्टनायक मानते हैं, और कवि की अनुभूति को नगेंद्र मानते हैं, और सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है, यह बात कौन मानता है, श्याम सुंदर
दास मानते हैं। समझ गए बात आप? अब इसमें सारांश में देखते हैं, क्यों मैंने कहा था ना टफ है थोड़ी, ये परिभाषा थोड़ी सी टफ है। इसको हम 3 बातों में समझने का प्रयास करते हैं। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है, ये बात तो सेम एआरसी वाली बात आ गई, एआरसी भी यही बात बोलते हैं। साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, ये तो बात डॉक्टर नगेंद्र की आ गई। साधारणीकरण सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का होता है, ये बात तो श्याम सुंदर दास की आ गई, आ गई श्याम सुंदर दास। कुल मिला के हमने इतनी जो परिभाषाएं पढ़ी उसमें से 3 सिद्धांत निकल के आते हैं, 3 निष्कर्ष निकल के आते हैं। एक कवि कहता है कि साधारणीकरण आलम्बन धर्म का होता है, दूसरा कहता है कवि की अनुभूति, और तीसरा कहता है सहृदय पाठक या श्रोता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं 101% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये तीनों परिभाषाएं आपको याद है, और इसके बाद आप रिवीजन भी नहीं करोगे ना, कभी भी रिवीजन नहीं करोगे ना, ये आप भूलोगे नहीं, ये आप भूलोगे नहीं कि साधारणीकरण जो किसका होता है। रीजन क्या है? क्यों मैं जब अभी इस क्लास को जब पढ़ा रहा हूं तो मैं पूर्ण रूप से मेरा पूरा ध्यान जो है, मतलब आसपास की चीजों के अलावा पूरा ध्यान किस पर है? इस आलम्बन शब्द पर है, इस कवि की अनुभूति पर है। इसीलिए मैंने दूसरी चर्चा नहीं की। याद रखें, ये तीनों बातें आप जिंदगी में नहीं भूलोगे किसकी परिभाषा है। अब देखिए प्रमुख विद्वानों के साधारणीकरण संबंधी मत। सबसे पहला आचार्य भट्टनायक, भावत्व का साधारणीकरण होता है। पढ़ ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले रस निष्पत्ति करवाई हुई है क्लासेस, वो क्लास देख लेना, अगर समझ नहीं आई हुई हो तो ये याद रखना, बस खत्म साधारणीकरण। अभिनव गुप्त कहते हैं विभावादि के साथ साथ स्थायी भाव और सामाजिक दर्शक की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। ये दूसरी बात निकली। अभिनव गुप्त कहता है विभावादि का साधारणीकरण होता है, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक दर्शक जो होता है, यानी सामाजिक या दर्शक जिसे बोलते हैं, उसकी अनुभूति का भी जो है साधारणीकरण होता है। देखो ये बात है ना, ये बात नगेंद्र से उल्टी है। नगेंद्र कहता है कवि की अनुभूति का होता है, और ये कहता है कि सामाजिक या दर्शक की अनुभूति का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विश्वनाथ कहता है विभावादि का अपने पर्याय भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। जो विभावादि विशेष जो होते हैं उनका अपने पर्याय की भावना से मुक्त होकर एकदम हो जाना ही क्या कहलाता है? साधारणीकरण कहलाता है। शुक्ल कहते हैं आलम्बन तो धर्म का साधारणीकरण होता है। नगेंद्र कहते हैं कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। मैं दावे के साथ फिर कह रहा हूं, ये 5 परिभाषाएं हैं, आप एक भी नहीं भूलोगे। आगे और देखिए, श्याम सुंदर दास कहते हैं सहृदय पाठक या श्रोता के चित्त का साधारणीकरण होता है। मम्मट कहते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। ये लो एक नई चीज निकल के आई, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आपको साधारणीकरण समझ आ गया कि जब भी मान लो किसी को एकदम से मान लो आपने देखा कि किसी के कोई कुत्ता है वो दर्द से करा रहा है, या कोई टायर उसके ऊपर से निकल गया मोटरसाइकिल का, वो दर्द से, और मतलब ऐसे, मतलब कई बार कुत्ते भी इतने दर्द से, चिल्लाना नहीं, वो मतलब ऐसे एकदम हल्की हल्की आवाज में वो तड़फ रहा होता है। आप पास से निकले और उसको देखा तो आपने महसूस किया, वो साधारणीकरण हो गया। उस कुत्ते का जो दर्द है ना उसको आपने महसूस कर लिया ना, वही साधारणीकरण अवस्था है। और मैं आपको आध्यात्मिक भाषा में एक बात बताऊं, इसी को धर्म कहा गया है। जब आप दूसरे की पीड़ाओं को खुद महसूस करने लगे, इसी को क्या कहा गया? धर्म कहा गया। धर्म की कोई विशेष परिभाषा नहीं है, ठीक है। मम्मट कहता है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भावों को ही साधारणीकरण होता है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि कवि, पाठक, दर्शक एवं भावों का साधारणीकरण होता है। अब यहां पे गुलाब राय क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कवि और पाठक या दर्शक, और भाई कवि जो लिखने वाला है या नाटक पे मंचन करने वाले, उनका, पाठक या दर्शक एवं भावों, तीनों का साधारणीकरण होता है। कवि का भी होता है, यानी कवि की अनुभूति का, पाठक और दर्शक की अनुभूति का, और भावों की अनुभूति। यानी गुलाब राय ने एक तरह से ऐसी परिभाषा दी जो सबको मिला लिया, सब परिभाषाओं को मिलाकर बोल दिया कि सबका ही साधारणीकरण होता है। ये बात कहना चाह रहे हैं। जगन्नाथ कहते हैं व्यंजना के आधार पर विभाव आदि का साधारणीकरण, ये जो साधारणीकरण होता है ये व्यंजना के आधार पर होता है। अब ये अलग परिभाषा निकल जाती है, ये अलग परिभाषा निकल जाती है कि निम्न में से किस विद्वान ने व्यंजना के आधार पर जो है विभाव आदि का, विभाव, अच्छा बताता तो यही है कि साधारणीकरण जो किसका होता है? विभावादि का होता है, लेकिन ये कहते हैं विभावादि का साधारणीकरण होता व्यंजना के आधार पर है। तो ये कहने वाले कौन हैं? ये हैं जगन्नाथ। अब बात करते हैं साधारणीकरण की उत्पत्ति तो हो गई, जैसे भी हुआ, चाहे कवि या दर्शक की हुई, चाहे भावों की हुई, चाहे अपने पर्याय की भावना से मुक्त होने पर हुई, कैसे भी हुई, या सहृदय की हुई, लेकिन साधारणीकरण होने के पश्चात, अच्छा होने के कारण, सॉरी, तो मनोवैज्ञानिकता के द्वारा साधारणीकरण की 5 कारणों से होती है।
अब आपके जो पीछे जो भी संशय था ना इस क्लास के, जो भी कि सर थोड़ा और बढ़िया बताओ, अब सारा क्लियर होगा। मैंने कहा था ना बहुत सी चीजें क्लास के लास्ट में क्लियर होती है। सबसे पहले पूर्व ज्ञान, यह साधारणीकरण की प्रथम अवस्था है। यह एक प्रश्न बन गया, साधारणीकरण की प्रथम अवस्था का किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्व ज्ञान। इसमें सहृदय, ये सहृदय कौन है? जो दर्शक है। जैसे अभी आप क्लास देख रहे हो तो आप दर्शक हो। दर्शक काव्य का अध्ययन करके एवं लोक निरीक्षण के माध्यम से काव्य जगत की अनुभूतियों को समझने की शक्ति प्राप्त करता है। इसमें वो जो भी पढ़ा या जो भी देख रहा है उसे समझने का प्रयास करता है। पहली अवस्था में क्या करता है? उसे समझने का प्रयास करता है। इंद्रिय सन्निकर्ष, निष्कर्ष, यह साधारणीकरण की द्वितीय अवस्था है। इसमें सहृदय काव्य या नाटक का दृश्य रागात्मक रूप में देखता हुआ, देखो रागात्मक शब्द को समझना, मतलब वो अब जुड़ने का प्रयास करना है, इस हिसाब से देख रहा है। मतलब एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया होके देख रहा है। कोई कह रहा है अपन चलते हैं, बोला नहीं यार एक बार देखने दे, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ना। तो रागात्मक रूप से देखता हुआ व्यक्ति के सुख दुख से परे होकर, मतलब वो एक बार भूल जाता है कि वो भी मतलब जैसे महिलाएं जो भागवत सुनने जाती है, वहां जाकर बैठती है, ठीक है, तो वो एक बार के लिए वो जब देखने लगती है कृष्ण यशोदा का वर्णन है या नंद बाबा का वर्णन है, देवकी का वर्णन है, ठीक है, देखते 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 वो भूल जाती है कि वो भी घर से लड़के आई थी, बहू से लड़के आई थी, है ना, बहू कहना मान नहीं रही है, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं पारिवारिक, उनसे वो एक बार अपने दुखों को दूर करके बस खो गई, वो रोने लग गई। वो रोने के लिए वहां से नहीं रो रही है, बल्कि वो रो क्यों रही है? क्योंकि यशोदा और कृष्ण को देखकर वो रोने का प्रयास कर रही है। मतलब वो भूल चुकी है कि अपना पराया वगैरह सब भूल चुकी है, अपने निजी दुखों को भूल चुकी है, यानी सतोगुण तमोगुण समाप्त हो चुके हैं। वो पूर्ण रूप से साधारणीकरण अवस्था में आ जाती है और अपने सुख दुख से परे होकर लोक हृदय में क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वार्थ के संकुचित घेरे से मुक्त होकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित हो जाना। उन्होंने जो कहा था ना कि मतलब लोग स्वार्थ के संकुचित घेरे से, स्वार्थ क्या था? अपनी बातें, है ना। उसमें भी कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जो वहां बैठी बैठी अपनी बहुओं की कुचरी पुचरी, है ना, मतलब समझ रहे हो आप ठीक है, तो मतलब अब इधर उधर की करने लग जाती है। वो वहां पे कृष्ण यशोदा को मतलब ही नहीं है। वो मध्यम कोटि की रसानुभूति है। मध्यम कोटि में, समझ रहे हो, हाँ सामने मंचन हो रहा है, ठीक बात है, भागवत सुनने के लिए आई है, लेकिन कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई है ना इधर उधर बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है आजकल, वो क्या कर रहा है, इसका मतलब आप अपनी में लगे हुए हो, है ना, अपने स्वार्थ में उलझे हुए हो, वहां ध्यान नहीं है आपका। तो स्वार्थ के संकुचित घेरे से मुक्त होकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित होना माना है। अनुभूति, अब तीसरी अवस्था अनुभूति है। इसमें क्या होता है? सहृदय काव्य या नाटक को पढ़ते या देखते समय उसमें आए पात्रों को विशिष्ट देश काल नाम आदि उपाधियों से मुक्त रूप से देखता है। ध्यान रखना, वो अब ये नहीं देखता है ये कहां से आया है, ये कौन से समय का वगैरह, ये किस समय की बात, कुछ नहीं, बस वो उसको आनंद लेने का प्रयास कर रहा है। वो तेरा मेरे और एकदम मतलब जो है ना विशेष तो समाप्त हो रहा है कि ये कौन है क्या है। इस अवस्था में उसे नाटक में वर्णित बाल कृष्ण की लीलाएं मात्र पुत्र की लीलाएं प्रतीत होती है। उन्हें नहीं लगता ये भगवान लीलाएं कर रहे हैं, उन्हें लगता है अरे कृष्ण देखो कितने बढ़िया लीला कर रहा है। वो बस उनका मन करता है मैं कृष्ण को गोद ले ले, है ना, उन्हें चूम ले, इस प्रकार की जो फीलिंग्स आएगी प्रतीत, अर्थात कृष्ण कृष्ण न होकर पुत्र मात्र बन जाता है। ये होती है तीसरी अवस्था, जिसमें अनुभूति, अब आपने एकदम मतलब जो मतलब कृष्ण की लीलाएं देखकर यशोदा प्रसन्न हो रही थी, अब आप प्रसन्न होने लगे, यानी यशोदा के भावों की क्या कर लिया आपने? अपने भावों को खुद महसूस करने लगे। अब आप अपने आप को सामान्य नहीं मान रहे और यशोदा को विशेष नहीं मान रहे, कृष्ण को विशेष नहीं मान रहे। उसके बाद होता है तुलना। साधारणीकरण की इस चतुर्थ अवस्था में सहृदय सामाजिक अपने मन में आए हुए विशिष्ट उपाधियों से युक्त पात्रों की तुलना अपनी कल्पना द्वारा पूर्व अर्जित अनुभूतियों तथा संस्कारों से करने लगता है। अब तुलना करने लगता है, अपने और उनके बीच में तुलना करने लगता है। साधारणीकरण की चतुर्थ अवस्था में सहृदय सामाजिक अपने मन में जो आए हुए विशिष्ट उपाधियों से युक्त पात्रों की तुलना कल्पना द्वारा पूर्व अर्जित अनुभूतियों और संस्कारों से करता है। यह है तुलना वाली अवस्था है ना। पांचवी अवस्था जो है यह है, इसमें क्या होता है? सहृदय नाटक के पात्रों में उन अनुभूतियों, आदर्शों एवं संस्कारों की अनुरूपता पाकर उनको उपाधि मुक्त रूप में निरूपित करता है, जिससे पात्रगण अनुभूतियों की व्यक्तिनिष्ठता दूर हो जाती है। मतलब पात्रगण की जो अनुभूतियां हैं, वो अनुभूतियां जो पात्रगण की है, जो नाटक मंचन कर रहे हैं ना वो पात्र, उनकी अनुभूतियों की व्यक्तिनिष्ठता
यानी जो उनका जो विशेषत्व है कि वो सिर्फ अनुभूति उन्हीं की है, सिर्फ अनुभूति उन्हीं की है, विशेषत्व यहां पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विशेषत्व समाप्त हो जाता है और फिर उत्पन्न होता है, फिर क्या हो जाता है, एकदम साधारणीकरण हो जाता है। ये कह रहा है कि पात्रों में उन अनुभूतियों, आदर्शों, संस्कारों की अनुरूपता पाकर कि जो भाव उनके मन में उत्पन्न हो रहे हैं वही भाव मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, अनुरूपता पाकर उपाधि मुक्त रूप में निरूपित करता है, उसी का मतलब विवेचन करना लगता है, उसी को अभिव्यक्त करना लग जाता है। मान लो उनके आंसू आ रहे हैं, यशोदा माता खुद के आंसू आने लग गए, अनुभूतियों की व्यक्तिनिष्ठता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। यानी वो अब किसी विशेष पात्र की अनुभूति है, वो चीज समाप्त हो जाती है। अब वो विशेष पात्र की अनुभूति नहीं है, अब वो वहां पे सर्वसाधारण की अनुभूति बन चुकी है, माहौल जो है वो इसी प्रकार का बन चुका है। तो ये होते हैं आपके सामान्यकरण। यानी पहली अवस्था जो थी वो थी पूर्व ज्ञान, फिर उसके बाद इंद्रिय निकृष्ट, अनुभूति और तुलना, सामान्यकरण। आपको ये सिर्फ 5 ही पढ़नी पड़ेगी, दोबारा ये नहीं पढ़नी पड़ी। इसमें भावत्व है, इसमें विभावादि के साथ साथ सहृदय पाठक यानी सामाजिक की अनुभूति का साधारणीकरण, विश्वनाथ का अपने प्राय की भावना से मुक्त हो जाना, रामचंद्र शुक्ल आलंबन, नगेंद्र कवि की अनुभूति, श्याम सुंदर दास सहृदय पाठक के श्रोता के चित्त का साधारणीकरण, मम्मट विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भावों का साधारणीकरण, गुलाब राय कवि पाठक दर्शक भावों का साधारणीकरण, और जगन्नाथ विभावादि का तो है लेकिन व्यंजना के आधार पर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस बहुत छोटा, बहुत सरल टॉपिक है, और ऐसे टॉपिक्स में आज तक मैं जहां तक समझता हूं बिना कारण परेशान किया जाता रहा है स्टूडेंट को कि मतलब ऐसे अरे साधारणीकरण है, ये कहां मिलेगा सर, इसके कोई बढ़िया नोट्स है क्या, ये तो 1.5 पन्ने के नोट्स हैं। अरे ये 1.5 पन्ने का ही मैटर है, हाँ इसमें से विशेष निकलेगी कि सबसे पहले क्या होता है, विशेषत्व समाप्त हो जाता है, अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाता है, जो साधारणीकरण होता है कवि की अनुभूति का होता है। इस तरह से पॉइंट्स निकलेंगे थ्योरिकल, और फिर कहेंगे साधारणीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न जो है वो मिल जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर बीच बीच में 1-2 हैं, जो मॉडरेटर हैं वो पूजा तिवारी मैडम है, वो डालते रहते हैं क्वेश्चन, मैं देखता हूँ तो अच्छे क्वेश्चन डालते हैं, तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये क्वेश्चन बढ़िया डाला गया ताकि क्लास से संबंधित भी है, तो मुझे सही लगता है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1-आध क्वेश्चन डालें, अगर वो देख रहे हैं क्लास तो मैं यही कहूंगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा पता लग जाए कि हाँ भाई वास्तव में क्लास समझ भी आ रही है और फायदेमंद भी हो रही है। ठीक है, तो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने जो कुछ बातें कही है याद रखें, जरूरी नहीं है, हम अपना टॉपिक बड़ा सीरियस है क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो स्कूल व्याख्याता से संबंधित कुछ कंटेंट पढ़ रहे हैं। कोई बच्चे, कई स्टूडेंट्स की आदत होती है, आप भी देखते हो कि कई जगह क्या होती है, सिर्फ हंसी ठिठोली कमेंट्स चल रहे हैं इधर उधर, बस है ना, हंसी मजाक चल रही है। ये टॉपिक ऐसे हैं जो हंसी मजाक वाले बिल्कुल नहीं है, और स्कूल व्याख्याता जॉब भी हंसी मजाक वाली नहीं है, बहुत बड़ी जॉब मानी जाती है। आप अपने आप को समाज में एक रेप्यूटेड पर्सन के रूप में देखते हो, है ना, क्योंकि समाज की सोच ही है ये तो अपने, वरना छोटी पोस्ट कोई नहीं है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं सर आप है ना थोड़ा, मैं देखता हूँ कई बार कमेंट आ जाता है बहुत, आजकल तो बंद हो गए, पहले आते थे कि सर है ना थोड़ा आप हंसाया करो बीच में, क्यों मैं जो करूं यहाँ पर जो आपको हंसाऊं, हाँ आप ऐसे बोलो सर कुछ ऐसा सुनाओ जैसे आनंद आने लगे, वो बात अलग है, हंसाया करो ये अलग चीज होती है, हंसाया करो अलग चीज होती है, और कुछ बढ़िया काव्यात्मक सर कुछ ऐसा सुनाओ जिससे आनंद की प्राप्ति हो, कुछ रसानुभूति हो, वो एक अलग चीज होती है। तो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कई बार पढ़ोगे बहुत आनंद आएगा, कई बार सीरियस के साथ मतलब थोड़ा सा सीरियसली होकर पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप अगर मान लो रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा भक्ति प्रेम वगैरह के जो निबंध हैं, लोभ लालच वाले, वो निबंध अगर पढ़ें तो क्या उसमें हंसी मजाक होगी? अरे हंसी मजाक छोड़ो, वहां पे सीरियसनेस भी गायब हो जाएगी। इतना सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जो कम शब्दों में गहरी बातें लिखने वाले व्यक्ति हैं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर मैं आपको बता दूं बहुत जल्द मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी पॉइंट जो है उसको, उसका नाम भी जो है एनडीसी नाम से ऐप का चेंज भी हो सकता है, अभी नहीं हुआ, अभी हिंदी पॉइंट पे ही है। जब भी होगा तो आपको अपडेट जरूर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आगे चलकर हम इसे हिंदी पॉइंट के रूप में एनडीसी के रूप में करवाएंगे, कन्वर्ट कराएंगे, इसका नाम चेंज करेंगे ताकि सेम नाम हो जाए। ठीक है, खैर इस पर रीतिकाल का टेस्ट है और नेट का पेपर आ रहा है, नेट भी देनी है सर, फर्स्ट ग्रेड भी देनी है, सेकंड ग्रेड भी देनी है, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये सेकंड ग्रेड की है, ये स्कूल व्याख्या तक ये मत लो, और ये नेट की है, तो फिर बार बार 3-3 अलग लेने के बजाय ये एक बेस्ट है। इससे क्या है आपका टिल एग्जाम, जब तक सेकंड ग्रेड का नहीं हो, जब तक फर्स्ट ग्रेड का नहीं हो, जब तक नेट का नहीं हो, है ना, ये एग्जाम जब तक नहीं होंगे तब तक टेस्ट सीरीज कहीं नहीं जाएगी, बार बार पैसे भागने नहीं पड़ेंगे,
और कुछ स्टूडेंट अभी भी क्या है, सर पेड कोर्स नहीं है क्या? तुम 200 क्लासेस का पेड कोर्स जो है वो 10,000 के आसपास कहीं ना कहीं लेगा ही लेगा। मान लो मैं दे दूंगा 10,000, ना 200 क्लासेस देख पाएगा, ना कोई बात, फालतू पैसे खर्च करने के बजाय निःशुल्क क्लासेस है। लेकिन ये पेड्स के भाई अब तक तो समझदार स्टूडेंट हो, ये तुलना भी कर चुके होंगे कि मतलब पेड कोर्स में मिलता है उससे शायद अच्छा ही मिल रहा होगा, और फिर भी इसमें किसी को कमी नजर आती है तो उसका भाई मेरे पास तो कोई उसका तमोगुण रजोगुण समाप्त नहीं हुआ होगा, इसीलिए उसकी साधारणीकरण नहीं हो रहा होगा। तो बढ़िया क्लासेस देने का प्रयास है। मैं सबसे बड़ी बात है, मैं मन से देता हूं तो मैं खुद कह सकता हूं कि मेरी क्लासेस बढ़िया है। ठीक है, आप मानो या ना मानो, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन दुनिया मानेगी। ठीक है, खैर लाइव विजन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, मैं सब नोटिस कर रहा हूं, गलत बात है। फिर उसके बाद जिस दिन कभी ऐसा मैसेज किया ना कि सर मैंने बहुत मेहनत की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं आपकी क्लासेस जो है देखते, मेरे पास सबका रिकॉर्ड रहेगा, कौन देख रहा है कौन नहीं, मैं आपके स्क्रीनशॉट भी लेता हूँ लाइव कमेंट्स में कि ये बच्चे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। फिर उस वक्त आप रोते हो ना, बहुत गलत बात होती है। जब मेहनत करने का टाइम थे तब तो भागते थे, बहाने ढूंढते थे, और फिर सिलेक्शन नहीं होता है तब कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होगा 101%, अगर मेहनत करोगे बराबर चलोगे सिलेक्शन होगा। और अब आप बोलोगे सर नहीं सर हम तो देखते हैं, हम तो देखते हैं, ऐसे कमेंट आने शुरू हो गए। अरे यार हम तो देखते हैं, सोचिए कहां है ये लाइव विजन? तो ये था क्या? ये आंकड़ा, इसका आधा आंकड़ा भी छू रहा है क्या? ये आंकड़ा भी छुआ है क्या? यही है, इजी टू से बट हार्ड टू डू। कहना सरल है मगर करना कठिन है। सर हमें जोड़ लो, सर हमें जोड़ लो, हमें जोड़ लो। जोड़ने कहां, कोई मैं कोई यहां रेलगाड़ी बना रहा हूं जो जोड़ लूं? लाइव विजन में आपको आना पड़ेगा। सर आप ना कुछ पीडीएफ वगैरह दे तो नहीं रहे हो लाइव विजन? अच्छा इतनी जल्दी? एक केवल नंबर, नाम, नंबर और जिला भेजने से मैं आपको इस तरह से मतलब मोटिवेट करूं? लाइव विजन के रूप में जो व्हाट्सएप चैनल भी बन चुका है, टेलीग्राम पे मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, ढंग से जुड़ जाओ, फायदा होगा, सिलेक्शन ले लोगे, माँ बाप के जो है सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, और जो मैरिड हैं मतलब बच्चों के लिए बच्चों का भविष्य बन जाएगा। एक रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार ढंग से मरा जाए, अर्थात बार बार तैयारी करने से अच्छा है एक बार जी जान से तैयारी की जाए। बहुत से स्टूडेंट सर फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर नहीं हो पाएगा, सब हो जाएगा अक्टूबर में, मैं पूरी प्लानिंग करके बैठा हूं, अक्टूबर में जीके की अच्छी क्लासेस दे दूंगा। लेकिन नहीं सर पहले ये करा दो, पहले वो करा दो। ये स्वार्थ, जो स्वार्थपूर्वक भावना है इसको समाप्त कर दो, अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाओ। ऐसे बोलो सर हम मिलकर तैयारी करते हैं, जो आप करोगे पहले वो पढ़ेंगे। सर फर्स्ट पेपर की कोई किताब लाएं क्या? हिंदी तैयार हो गई क्या? हिंदी तैयार हो गई क्या? हिंदी में तो अभी तक जो है नंबर आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन देते हैं तो आपके नंबर आ रहे हैं 60, 65, 70 नंबर आ रहे हैं, और फर्स्ट पेपर तैयार करने बैठ जाओ। पहले एक सब्जेक्ट तो तैयार कर लो, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, ढंग से एक सब्जेक्ट को तैयार कर लो, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और जिया माँ बाप है उनकी आंखों में वो खुशी होगी जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन नहीं, बस सर फर्स्ट पेपर तैयार कर लेंगे, सर ये कर लेंगे, फिर आप कहते हो सर आप तो डांटते बहुत हो, डांटो नहीं तो क्या करूं? मतलब इस टाइप की अगर आप बातें करोगे, मतलब आपको बोल दिया कि तैयारी ऐसी रखो कि 150 में से 130 क्वेश्चन अपने को प्लस निकालने हैं, ये तैयारी करनी है। तब तो मेरे ये क्लासेस देना सार्थक सिद्ध होगा, तब तो ये लाइव विजन सार्थक सिद्ध होगा। क्या क्या कैसे कर पाऊंगा मैं अकेला? बस ये प्रयास कर रहा हूं कि चलो जैसे तैसे करके 1000 स्टूडेंट जोड़ने का मेरा प्रयास है। मेरा सपना बड़ा है, मेरी मेहनत उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। मैंने रात को 12:30 पे मैसेज डाला था कि कन्यादान और रक्तदान की तरह आज के समय में इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट समय आता वक्त दान, और मैं आपको वक्त दान कर रहा हूं। इसकी गुरु दक्षिणा आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर काहे की गुरु दक्षिणा, फीस ले रहे हो? मैं कोई फीस नहीं दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज का चार्ज है। यहाँ पे टाइपिंग करने वाले, थंबनेल बनाने वाले, उनको कुछ देना पड़ता है, वो अपने जेब से नहीं दे सकता, इतना कैपेबल मैं नहीं हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं भी आपसे भी जो निम्न स्तर की जिंदगी है ना वहां से उठ के आया हूं। ये वक्त जो दान है इसकी कीमत समझो, पहचानो, आपसे यही निवेदन है। कम से कम 50% तो पहुंचो। आधे तो चले गए होंगे क्लास देख के, लाइव विजन में शामिल होंगे। इस तरह से नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 100वीं क्लास में पता लग जाएगा वास्तव में पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, खैर वक्रोक्ति सिद्धांत करवाएंगे कल,
बढ़िया क्लासेस हैं और रीतिकाल का टेस्ट है वो जरूर देना। इस बार मैं ये जो है ना टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड की, स्कूल व्याख्याता की और संपूर्ण, इन तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, इन तीनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा ताकि मैं बताऊंगा कि इस बार टॉप, देखो इसमें कंपटीशन होगा। अब जिन्होंने सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ले रखी है, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की ले रखी है, जिन्होंने संपूर्ण पाठ्यक्रम, कंपटीशन होगा। देखते हैं फर्स्ट रैंक इनमें से कौन से वाला आता है, सेकंड रैंक कौन से वाला आता है। इस बार कंपटीशन से बताएंगे, कल ही बताऊंगा, कल शाम वाली क्लास में रैंक बताऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।